आज हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की, जो कि आपका रेस्पिरेशन का लास्ट लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और नीट में इसके कितने क्वेश्चंस और कौन से पर्टिकुलर लाइन से पूछे जाते हैं या कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये क्वेश्चन देखें, आप आंसर पे ना फोकस करें, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। इसमें पूछा गया है बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, तो इसके लिए कौन सा इनमें से सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हमें पता है, अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक्चुअली इंस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान आपकी ब्रीदिंग को मेंटेन करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि इतनी छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एक पैरा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाइन, दूसरे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा टॉपिक पूछा गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी सिस्टमिक आर्टरीज। देखो बेटा, टॉपिक कोई भी पढ़ो, ठीक है, उसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का दिमाग उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है या बनाने में इंटरेस्टेड रहता है। अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, तो मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी में वो जो चार्ट दिया हुआ है जहां पे बेसिक सारी चीजों का एक पार्शियल प्रेशर मैनेजमेंट दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चंस में आ जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन सिस्टमिक आर्टरीज क्या होगा क्या नहीं। फाइन, इसमें 40 भी आंसर है, 95 भी आंसर है, 45 है एंड 104 है। तो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं भी आपको बता दूं, दैट इज 95। ठीक है, मतलब ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये आपका पूछा गया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से एक क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि शिफ्ट टू राइट या शिफ्ट टू लेफ्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे फॉलोइंग विल शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व उनको राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। राइट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब है कब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये कर्व होता है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो रही है, ठीक है, मतलब एसोसिएशन वाला पार्ट ज्यादा है। अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आप कह लो सब्सट्रैक्ट हो रही है, या आप कह लो कि जब वो डिसॉल्व हो रही है एल्वेलाई में, तभी तो हीमोग्लोबिन फ्री होगा ना दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को पिक करने के लिए। तो दैट इज द बेसिक प्रोसेस। तो शिफ्ट टू राइट का मतलब है कि जब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है शिफ्ट टुवर्ड्स राइट का मतलब है कि कब ये ऑक्सीजन के साथ वापस से हट जाएगी और इसमें दूसरी चीजें ऐड हो पाएंगी। तो वो तो तभी होगा ना जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा। अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे फिर पढ़ेंगे। And next is, which of the following respiratory disorder is responsible for not a respiratory disorder, है ना। इसमें एम्फाइसीमा आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी है, ब्रोंकाइटिस आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी है, निमोनिया आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी है। एक्रोमेगैली इज नॉट अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक्रोमेगैली इज अ पार्ट जहां पे ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी फिंगर्स उनकी बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी होती है, उनका फेस बहुत लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द बॉडी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको याद है तो जो फाइटर थे खली, उनका अगर आप बॉडी शेप देखें तो उनके में एक्रोमेगैली की कुछ चीजें आप देख सकते हो, जैसे उनका फेस का कट थोड़ा बड़ा है ना, वो ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा पर्पस कहीं भी आपको ये बताने का नहीं था कि क्या पढ़ना है, मतलब कहीं भी ये बोलने का नहीं है कि इसके आंसर्स क्या होंगे, सिर्फ इतना समझाने का है कि कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। फाइन, अब विद दिस लेट्स बिगिन विद द लेक्चर की बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बाकी जितने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट करना। फाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको ये वाली टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए। क्यों याद रहनी चाहिए बेटा? देखो, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताती हूँ। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, दैट इज द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल कब ऑक्सीजन उससे जाके ऐड होगा और कब कार्बन डाइऑक्साइड उससे ऐड होगा, कब कौन सी चीज उसके साथ ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा फंडा है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसका जितना पार्शियल प्रेशर होता है उतना पार्शियल प्रेशर के हिसाब से वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है। ठीक है, तो मतलब जहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ, और जहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे CO2 की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ये चीजें मूव करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी मेन है जिनका एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में इट इज 159 एंड इट इज 0.3। अगर आप एल्विलाई में इसके प्रेशर की बात करें तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना, तो 104 पार्शियल प्रेशर होगा इसका और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 40। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिए। ब्लड में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो डीऑक्सीजनेटेड, एक ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि अभी अभी लंग्स ने उसमें ऑक्सीजन ऐड की है, उस वाले ब्लड को आप कंपेयर करो, या दूसरा वो वाला ब्लड कंपेयर करो जो टिश्यू यूज करके अभी लंग्स की तरफ भेज ही रहे। ठीक है, तो जो यूज्ड ब्लड है, मतलब जिसका ऑक्सीजन हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देख रहे हो
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। कहीं भी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं होता कि डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, ऑक्सीजन होगी नहीं। यार मैं ये क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, यार मैं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, डी का मतलब तो भाई वही होता ना, सब्सट्रैक्शन, जबकि ऐसा नहीं होता। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि नॉर्मल ब्लड के कंपैरिजन में इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, जिसकी वजह से जो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रादर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर आप देख लो ऑक्सीजन का कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन मैक्सिमली ऑक्यूपाई रहता है आपके ऑक्सीजन बाइंडिंग के साथ, जो कि बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली पूछ ली जाती है नीट में, इसलिए मैंने उसको रेड मार्क कर रखा है और इंपॉर्टेंट लिख रखा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू को याद करने की सिंपल सी ट्रिक है भाई, हमें ये, अगर मैं आपको आगे का बताऊं, इस तरीके से हम इंस्पायर्ड एयर लेते हैं, ये एयर हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, लंग्स में जाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा ऑक्सीजन हमारी लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेट करके ब्लड को कहां भेजती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल थ्रू आउट द बॉडी आपका फ्लो करवाना, जिससे कि ऑक्सीजन हर एक टिश्यू को मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आर्टरीज के थ्रू। फाइनली जब टिश्यू ऑक्सीजन को यूज कर लेता है तो यहाँ पे अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज करता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है बेटा, 95 और 40, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन ही अभी तक कार्बन हीमोग्लोबिन से बाउंड है, और यहाँ पे आके जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा टिश्यू के साइड में, क्योंकि टिश्यू तो मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 बना रहा है ना, वैसे ही ऑक्सीजन टूट के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाएगा। मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर जहां पे बढ़ता है उस हिसाब से उसकी बाउंडिंग हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब वो हीमोग्लोबिन जिसमें कि CO2 कैरी फॉरवर्ड होता हो, और फाइनली फिर ये आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट से फ्लो करता हुआ वापस से लंग्स में पहुंच गया। फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हर किसी का पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता तो तभी है ना जब उससे ऑक्सीजन निकाल लेता है टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कराता है। तो टिश्यू का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट दी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता ही टिश्यू के लेवल पे है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे सेम होगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि टिश्यू का पार्शियल प्रेशर की अगर आप कंपैरिजन देखें वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बराबर ही रहेगा। एक बार ये क्वेश्चन एआर में घुमा के पूछ लिया गया था, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता ही टिश्यू लेवल पे है, तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों का पार्शियल प्रेशर तो सेम होगा ना। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी सॉलेबिलिटी होती है। देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो वही चीज लिखी जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ किसी भी गैसियस चीज की डिफ्यूजन या बाउंडिंग डिपेंड करती है कि उस गैस का प्रेशर कितना है। जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वो चीज बाउंड करेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो केमिस्ट्री में आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सॉलेबिलिटी, है ना। लॉ ऑफ सॉलेबिलिटी क्या बोलता है कि जिस गैस का प्रेशर किसी लिक्विड के ऊपर जितना ज्यादा रहेगा वो गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। या आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस चैप्टर में इन योर केमिस्ट्री। सेम वही चीज यहाँ पे आपका कंसेप्ट प्ले करती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर बाउंड करेगी, और जब ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा बाउंड करेगी। ठीक है, तो दैट लॉ ऑफ सॉलेबिलिटी कैन बी अप्लाइड हियर आल्सो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बायो के कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो केमिस्ट्री फिजिक्स से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं। ठीक है, फर्क इतना होता है कि हम उसे देखते कैसे हैं। फाइन, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात करते हैं, जो यहाँ पे चीजें लिखी हैं इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ आपको। देखिए मैंने यही चीज आपको समझाई कि सॉलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो एक तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सेम प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सॉलेबल करने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन जो है वो कम सॉलेबल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25% ज्यादा सॉलेबल होता है। मतलब अगर प्रेशर दोनों गैसेस का सेम कर दिया जाए तो 20 से 25 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड कर सकता है। उसकी एफिनिटी का मतलब होता है इतना ज्यादा स्ट्रांगली अडेयर कर सकता है हीमोग्लोबिन को जितना कि ऑक्सीजन नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों ने एक केस पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है बेटो? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का क्या मतलब होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि जैसे कई बार लोग सीवर लाइन साफ करने जाते हैं, वहां पे वर्कर्स की मौत हो जाती है अगर वो मास्क वगैरह ना लगाएं। कई बार लोग रात में अंगीठी जलाने, ज्यादा गर्म करने के चक्कर में क्या करते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ज्यादा हीट मिलेगी, अंगीठी रात भर सिर्फ कमरे में जलेगी, हवा बाहर जाएगी नहीं, तो गर्माहट ही गर्माहट रहेगी। इसके चक्कर में इतनी गर्माहट हो जाती है कि अगले सुबह उठ नहीं पाते हैं। अब उसका रीजन क्या है, इस सडन डेथ का रीजन क्या है? तो दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि जब भी आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हो, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है जहां पे CO बने,
प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड ना बनने पाए, तो ये CO जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा सॉल्युबल होता है, इससे भी 1000 गुना ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन एक ही है लेकिन 3 गैसेस कंपीट कर रही हैं उसके साथ बाइंड करने के लिए, कौन कौन सी? एक तो आपका कर रही है CO, एक CO2 कर रही है और एक O2 कर रही है। अब हीमोग्लोबिन तो एक ही है, इसमें से जिसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अफिनिटी, मतलब आप कह लो उसकी बाउंड करने की टेंडेंसी हीमोग्लोबिन के साथ सबसे मैक्सिमम है। जब ये बाउंड कर जाता है ना, तो ये हीमोग्लोबिन को अपने से छोड़ता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाता, और जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी एंड द पर्सन विल बी डेथ। ठीक है, तो इसीलिए अगर कभी भी आप कोई चीज जला रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप क्लोज रूम में ये सारी चीजें करो, क्योंकि क्लोज रूम में ये सारी चीजें करने से क्या होता है कि आपका इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, जो कि आपके रेस्पिरेशन को ब्लॉक करा सकता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब 3 लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन हमें पढ़ना है कि भाई जो डिफ्यूजन है वो 3 चीजों के बीच में हो रहा है। एक तो ये एल्विलाई है, ठीक है, ये इसकी मैं फिर से बना देती हूँ, दिस इज योर एल्विलाई, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आपका कैपिलरीज है जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे 3 लेयर हो गई ना कि भाई एल्विलाई की एक लेयर होगी, फिर इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसपे ये रेस्ट कर रहा होगा, और नीचे इसकी एक ब्लड वेसल होगी। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कौन सी 3 लेयर्स के थ्रू एयर का डिफ्यूजन होता है, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्विलाई, एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरीज, कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है उसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं, दैट्स अ स्पेशल पॉइंट, और तीसरा उनका बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन जो उनको रेस्ट कराता है। यही डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ है कि आप ध्यान से देख लो, एक तो कैपिलरी की लाइनिंग हो गई, उसके नीचे येलो कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फाइनली अंदर आपकी एंडोथेलियम हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द डिफ्यूजन लेयर एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन 3 में अगर ऑप्शन है तो आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक मोटा मोटा डेटा दिया हुआ है जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% आरबीसी के थ्रू होता है, यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, जबकि 3% ऑक्सीजन जो बॉडी में है वो डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में। सिर्फ 3% ऑक्सीजन आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी, बाकी 97% आपकी बॉडी में खुद से होगा, ब्लड में, आरबीसी में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो 3 रूट से होता है। सबसे पहले मैक्सिमम वो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट्स भी आपके प्लाज्मा में ही बनते हैं। अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ जब कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि बाइकार्बोनेट बनता कैसे। ठीक है, बहरहाल आपको ये याद रखना है, और ये नीट में बहुत पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे फल बना के रखे हैं, स्टिकर्स हैं जो चिपका रखे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 20 से 25% वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना के, जो कि यहाँ पे नीचे उसका नाम लिखा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। एंड थर्ड है 7% वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जो आपको याद रखना है। दिस परसेंटेज वैल्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वन लाइनर्स के फॉर्म में नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें से ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फाइन, अब आगे आते हैं। अब आप बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी गैस का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाउंडिंग होना चाहिए वो रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब प्रेशर की वजह से ऐड हो और प्रेशर की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाए। आपको मैम क्यों, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि कोई चीज एकदम लाइफ लॉन्ग चल जाए, है ना, क्योंकि हमें लाइफ में रिलेशंस भी ऐसे चाहिए होते हैं जो आपको पूरी जिंदगी काम करे, कहीं मतलब हटे नहीं, छूटे नहीं। ये तो देखो बॉडी में पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बॉडी में इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हमेशा के लिए बाइंड कर गया तो वो टिश्यू के लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं पाएगा, और अगर वो ले नहीं पाएगा तो टिश्यू उसको एक्सक्रीट कैसे करेगा। ठीक है, टिश्यू उस गैस को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा। फाइन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस है ये कि चाहे ऑक्सीजन बाउंड करे या कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड करे, बाउंड दोनों को रिवर्सिबल मैनर में करना है। रिवर्सिबल मैनर का मतलब होता है कि जहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है वहां ऑक्सीजन बाउंड करे और पूरी बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जहां कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है वहां ऑक्सीजन उस जगह को छोड़ दे और कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पे बाउंड हो जाए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में वापस से फ्लो बैक कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज इरिवर्सिबल हो गई तो मतलब अगर ऑक्सीजन बाउंड हो गया तो ना तो वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगी ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो पाएगा, फिर तो वो खुद ही, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहने के लिए कहेंगे कि हम आपके बहुत शुभ चिंतक हैं और आपके साथ एकदम लीच की तरह चिपके रहेंगे, आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत स्ट्रांग वाली बॉन्डिंग है, इरिवर्सिबल बॉन्डिंग है, लाइफ टाइम चलेगी। व्हाट हैपेंस इज, अगर आप इन लोगों से अपने काम को डिफाइन नहीं करेंगे, आपका टाइम इसी सर्कल में वेस्ट होता रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई सपोर्टिव होता है तो वो आपको काम करने में भी सपोर्ट करता है, आपके हर एक स्टेप में सपोर्ट करता है, रादर देन कि लीच या आप कह लो एकदम इरिवर्सिबल मैनर से आपसे चिपक जाए। आई होप इतनी चीजें समझ में आई हो आपको। जोक्स अपार्ट, आगे के टॉपिक हम अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि रिवर्सिबल मैनर में इनकी बॉन्डिंग होना कितनी जरूरी है। इरिवर्सिबल होगा तो पर्सन डेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा नहीं तो टिश्यू को कैसे मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो हीमोग्लोबिन है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, जो वन लाइनर के फॉर्म में पूछा जाता है। और
ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाउंडिंग जो है वो डिपेंड करता है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कितनी है, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है कि नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होना चाहिए, उसके साथ साथ हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी इनडायरेक्टली हम लोग बात कर रहे हैं पीएच की, कि पीएच की वजह से भी ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में फर्क पड़ता है, और साथ में टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करता है। ठीक है, तो इस कर्व को जब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन के प्रेशर पे प्लॉट करते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेशर को बढ़ाते जाऊं तो कितना हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और उसका कर्व का जो शेप होता है दैट इज क्लासिकल सिग्मोइड शेप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट इज परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट द पार्शियल प्रेशर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। दिस इज योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो कि सिग्मोइड शेप का है। शिफ्ट टू राइट का बच्चों मतलब होता है कि कब ये चीज डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व का मतलब होता है कब ये टूटेगा, डिसोल्यूशन कब होगा। शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि कब ये और बनेगा, यानी एसोसिएशन कब होगा। कार्बोक्स देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब डिसॉल्व होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, जब पीएच आपका क्या हो, कम होने लगे, एसिडिक होने लगे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगे। यहाँ केमिस्ट्री का कंसेप्ट काम आता है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और पीएच ना इरिवर्सिबल मैनर में चलता है, मतलब अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। ठीक है, तो शिफ्ट टू राइट का मतलब है कि कब ये चीज टूटने लगे, शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है कि कब ये चीज बनने लगे, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब ज्यादा ऐड हो और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब ज्यादा टूटे। तो राइट साइड हमेशा तब होता है जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन को छोड़ के जाना होता है, लेफ्ट साइड हमेशा तब होता है जब ऑक्सीजन को एफिनिटी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए और उसको बाउंड करना होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये सारी चीजें मैंने आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे समझाई कि किस किस चीज से अफेक्टेड होता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यानी पीएच पे, और उसके साथ साथ टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, जहां पे टेम्परेचर की कमी होगी और पीएच ज्यादा होगा, यानी H प्लस आयन कम होगा, तो पीएच ज्यादा कहां होगा, जहां पे H प्लस आयन कम होगा, वहां पे ये कंडीशन कहां मिलती है हमको, एल्विलाई में। इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ये डिसोसिएशन कर्व इस तरीके से ऊपर उठते हुए प्लेट्यू शेप ले लेता है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि 100 ml अगर आप देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो 5 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर करता है टिश्यू साइड पे। मतलब अगर मेरी बॉडी का 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही कैरी कर पाएगा टिश्यू के साइड पे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया। और नीट का पीवाईक्यू भी अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो जो डिसोसिएशन कर्व है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि कब वो खत्म होने लगेगा, टूटने लगेगा। टूटेगा कब, आपके टिश्यू के साइड पे। तो टिश्यू के साइड पे क्या होगा, CO2 बढ़ा हुआ रहता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, पीएच कम रहता है, एसिडिक रहता है, इसकी वजह से वो कर्व टूटता है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताई है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स की आप चिंता मत करिए कि सारे के सारे नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाके आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। और बात करते हैं इनके डिसऑर्डर्स की, तो जो डिसऑर्डर्स होंगे इनके, आप यहाँ पे तो मैं पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, बट साथ में अगर आपको कंसेप्चुअली और क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू कैन फॉलो अस ऑन द डॉक्टर तान्या सिंह इंस्टाग्राम पेज, जहां पर आप अपने रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इन कंडीशंस को थोड़ी डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बारे में। तब मैं आपको वो पेज दिखाती हूँ। मैंने ऑक्सीजन का पूरा ट्रांसपोर्ट आपको बता दिया कि कैसे होता है। CO2 में 3 मैकेनिज्म होते हैं। पहला तो बाइकार्बोनेट, 70% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट्स, 20 to 25% इज ट्रांसपोर्टेड बाय आपका आरबीसी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एंड 7% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा डिसॉल्व्ड स्टेट में। ठीक है, होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करता है तो बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी की होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बैक टू लंग्स। अब ये जो है टिश्यू के साइड पे इसका फॉर्मेशन होता है और एल्विलाई के साइड पे इसका डिसोसिएशन होता है। क्यों, क्योंकि टिश्यू के साइड पे डेफिनेट सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। ठीक है, एल्विलाई के साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, इसलिए ये चीज उल्टी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये हमने समझ लिया कि आरबीसी के थ्रू ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स कैसे बनते हैं। क्या होता है, जैसे ही CO2 प्लस वाटर आता है ना एल्विलाई के साइड में, या फिर आप कह लो जहां पे मतलब CO2 का ट्रांसपोर्ट होना हो, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, या टिश्यू के साइड पे भी आप कह सकते हो, एल्विलाई टिश्यू जहां पे भी CO2 का ट्रांसपोर्ट होना हो, वहां पे एक एंजाइम काम आता है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम का क्या काम है, इस एंजाइम का काम है कि इनको कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एसिड में, H2CO3।
H2CO2 हम सबको पता है कि वीक एसिड है, अनस्टेबल एसिड है, तुरंत ये बॉडी में किसमें टूट जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन में एंड आपका H+ आयन में। तो जब ये H+ आयन है, ये एल्वेलाई साइट यहाँ पे क्यों लिखा था, अगर मैं आपको दोबारा लिख दूं कि ये एल्वेलाई पे होगा, क्यों होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। व्हाट हैपेंस इज, देखिए सबसे पहले जो आपका ये वाला स्टेप है जहां पे बाइकार्बोनेट बन रहा है, ये कहां बनता है, टिश्यू के लेवल पे बनता है। कैसे बनता है भाई, CO2 और वाटर ऐड हुआ जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्योंकि मैंने देखो यहाँ दोनों डायरेक्शन में एरो बना रखे हैं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम वाला रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों साइड से रिएक्शन चलती है। तो टिश्यू के साइड पे बाइकार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट क्या करता है, आपका कार्बोनिक एसिड में चेंज होता है, और एल्वेलाई के साइड में ये कार्बोनिक एसिड आपका CO2 निकाल देता है, जिसकी वजह से CO2 लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है। सेम यही रिएक्शन आपके टिश्यू और एल्वेलाई दोनों लेवल्स पे होते हैं कि CO2 वाटर के साथ ऐड होगा जिससे कि कार्बोनिक एसिड बनेगा और वो बाइकार्बोनेट आयन बना के अपना ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है आपके प्लाज्मा में और आरबीसीज में भर भर के मिलता है, इसलिए ये प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। फाइन, एल्वेलाई का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि एल्वेलाई के लेवल पे ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलती है और CO2 और वाटर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको CO2 का पूरा पूरा समझ में आ गया। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब कंट्रोल कैसे है। तो सबसे पहले तो बेटा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला में, जो कि नॉर्मल रिदम को मेंटेन करता है। हम सबको पता है नॉर्मल रिदम कितनी है, 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट या 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, इतना एक नॉर्मल इंसान लेता है, एक मिनट में इतनी सांस लेता है। तो ये जो नॉर्मल रिदम है कि एक मिनट में इतनी सांस लेनी है, वो आपके मेडुला में सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि इतनी ब्रेथ्स को मेंटेन करता है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा इंसान इसी रफ्तार से सांस लेता रहे। भाई हो सकता है जैसे आपने देखा होगा किसी को किडनी खराब हो गई या कुछ हो गया, या अचानक से एंजाइटी में लोग बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, या किसी को पेन होता है या किसी को निमोनिया होता है, तो उनकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो व्हाट डज दैट कॉल्ड, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। इसके लिए एक सेंटर होता है जिसको बोलता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स कहाँ होते हैं, पॉन्स में होते हैं। मेडुला के नीचे जो स्पॉन्ज होता है आपके हाइंड ब्रेन में, वहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं। याद करने का तरीका, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। ठीक है, ये आपके रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हो तो ठीक है, आप 12 से 16 ब्रेथ लो, लेकिन अगर बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कोई इन्फेक्शन हो गया, आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स जो है ये न्यूरल सिग्नल्स देते हैं, जो कि आपकी इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन को कम कर देते हैं। अगर इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन मतलब सांस लेने का ड्यूरेशन, सांस अंदर लेने का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है ब्रेथ बढ़ जाएगी। भाई जैसे मैं मान लो नॉर्मल कंडीशन में 5 सेकंड में इंस्पायर कर रही हूँ, ऐसे करके इंस्पायर कर रही हूँ, अब यही अगर मेरी ड्यूरेशन 2 सेकंड हो गई, तो जितना जल्दी मैं इंस्पायर करूंगी उतना जल्दी मैं एक्सपायर करूंगी, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है इंसान की। ये काम होता है आपके पॉन्स के न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पीवाईक्यू में बहुत घुमा के पूछा जाता है कि नॉर्मल रिदम कौन मेंटेन करता है, तो रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करता है रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मेडुला में है। लेकिन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर करना है, तो वो कैसे करता है, इंस्पिरेशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आपका अगर दम घुटता हो तो सांस लेना बढ़ जाता है आपका। क्यों बढ़ता है, कहीं पे भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी या H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी, यानी pH कम रहेगा। ठीक है, व्हाट हैपन इज, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स जो है ना, वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहीं फंस गई जहां आग लग गई और पूरा कमरा बंद है, तो व्हाट हैपन, ड्यू टू कंबशन CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगा, हमारे ब्रेन के कुछ कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि खुद न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स में भी होते हैं, आपके अयोटा यानी सबसे मेजर वेसल के आर्च पे भी होते हैं, और कैरोटिड आर्टरी में भी होते हैं। ये सेंस कर लेते हैं कि जो ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा है या H+ कितना ज्यादा है। जैसे ही ये सेंस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या H+ बढ़ रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। तो एक काम करो, तुरंत रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सांस लोगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी। इसीलिए जब हम लोग कभी भी ऐसी कंडीशन में फंसते हैं जहां पे हमको लिफ्ट, जैसे बहुत लोगों को होता है कि उन लोगों को लिफ्ट से फोबिया होता है, अंदर उनको बंद बंद लगता है, जिसकी वजह से प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, तो घबराहट की वजह से उनकी हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी रेट दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही है कि जहां पे भी H+ की कमी हो या CO2 ज्यादा होगा, वहां पे आपका रेस्पिरेशन बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी कंट्रोल में बेटा ऑक्सीजन का रोल बहुत लिमिटेड है। ये मत सोचना कि बॉडी में कभी ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए इंसान तेज तेज सांस लेने लगता है, नहीं, ऑक्सीजन का इतना कंट्रोल नहीं होता जितना कि CO2 का बढ़ना और H+ का बढ़ना हानिकारक है। ठीक है, यही हमने बात आपको समझाई, जो आपके कीमोसेंसिटिव एरियाज हमेशा सेंस करते रहते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे आपके डिसऑर्डर्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। डिटेल में हम लोग इस पे इंस्टाग्राम पे भी बात करेंगे, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज डॉक्टर तान्या सिंह, जहाँ पे आपको चीजें और क्लियरली समझ में आएंगी इन 1 मिनट और 1.30 जो आपके टाइम लाइन होते हैं उनका। यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अस्थमा, हम सबको पता है कि दमा की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, उनको ना किसी चीज से पर्टिकुलर एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनका जो अंदर का ट्रेकिया वगैरह होता है वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं नॉर्मल है, अभी जैसे दिवाली आएगी उसमें पटाखे फोड़े जाएंगे, तो व्हाट हैपेंस कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, हम अगर इंसान नॉर्मल है तो उसके लंग्स और ट्रेकिया उसको पहले ही क्लियर कर देंगे, उससे उसकी वजह से उसको कोई एलर्जी नहीं होगी। एस्थमा वालों को उससे एलर्जी होती है, जैसे ही वो सांस लेंगे ऐसे डस्ट वाले पार्टिकल्स को, क्या होगा, उनका ट्रेकिया ना हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड सिक्रीट करने लगता है, और जब ट्रेकिया में फ्लूइड भर जाएगा तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए आपने देखा होगा उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, या सांस नहीं भी ले पाते, कई बार उनके सांस लेने में आवाज आने लगती है। रीजन यही है क्योंकि ट्रेकिया में तो फ्लूइड ज्यादा सिक्रीट हो रहा है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं हमेशा उनको अपना नेबुलाइजर अपने साथ रखना चाहिए। नेबुलाइजर में एक्चुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जिनका काम होता है कि जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ अस्थमा, आप तुरंत उसके 2 स्प्रे कर लीजिए। 2 स्प्रे करने से क्या होगा, जो ट्रेकिया फ्लूइड प्रोड्यूस करने वाला था वो अब नहीं करेगा, और अगर वो फ्लूइड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो डेफिनेटली यू विल फील बेटर और आपको रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज फील नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग दूसरे की बात करते हैं, दैट इज एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है बेटा, क्रोनिक स्मोकर्स में होता है। क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स में क्या होता है, जितना ज्यादा आप सिगरेट पीते हो ना, जितनी ज्यादा आप स्मोकिंग करते हो, निकोटीन की वजह से आपको थ्रिलिंग तो लगता है, बट जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जल के आपके लंग्स के अंदर आते हैं ना, वो लंग्स की सरफेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी जो एरिया रहता है, जो एल्वियोलाई रहती है, वो डैमेज हो जाती है। और अगर एल्वियोलाई डैमेज हो गई, एल्वियोलाई के वॉल डैमेज हो गए, तो भाई सीधी सी बात है, अगर वो मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गई तो उसके अक्रॉस आपका डिफ्यूजन जो गैसेस का है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो कि क्रोनिक स्मोकर्स में होता है। इसमें क्या होता है, एल्वियोलर वॉल पूरी डैमेज हो जाती है, जो एल्वियोलाई की वॉल है दैट विल बी डैमेज, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या CO2 का इतना अच्छा एक्सचेंज नहीं हो पाता जितना कि एक नॉर्मल लंग्स में हो। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल लंग हैजार्ड्स की। ऑक्यूपेशनल लंग हैजार्ड्स का मतलब होता है कि जैसे पूरी प्रॉब्लम तो यहाँ डस्ट से या माइक्रो पार्टिकल से है, जो आपके लंग्स की या ट्रेकिया के अंदर जाते हैं। तो जैसे लोग पेंट की इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री में काम करते हैं, ब्रिक बनाने का काम करते हैं, जितने भी लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि उनको तो डस्ट का एक्सपोजर हमेशा होता रहता है, या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको तो डस्ट का एक्सपोजर हमेशा होता रहता है। कुछ कुछ डस्ट के पार्टिकल जो आपके लंग्स में चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन जनरेट कर सकते हैं या फिर लंग्स को खराब कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल लंग हैजार्ड, जिसमें कि सिलिकोसिस आ जाता है आपका। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरी लंग टिश्यू को ना डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज कम हो जाती हैं, और इसीलिए इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, या कहते हैं कि हमारा सांस फूलने लगता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब इसकी डिटेल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम पे, नोट्स आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। होप यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि चूंकि अब ये फेस्टिव से सीजन आ गया है और लोग मतलब आप देख लो आपके आसपास पढ़ाई के मूड में अब कोई है नहीं, बट व्हाट आई टेल यू इज कि बेटा पढ़ाई जरूर करना, भले कोई नया टॉपिक मत पढ़ना, मानती हूँ त्योहार है नहीं पढ़ पाओगे, बट एटलीस्ट रिविजन जरूर करना, क्योंकि एक भी दिन अगर तुमने अपनी पढ़ाई का रिदम छोड़ा तो जो तुमने पिछला पढ़ा था ना वो भी तुम भूलने लगोगे और आगे पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, और स्पेशली इसमें आपके साइकिल में और टॉक्सिक वो लोग हो जाते हैं जैसे आपके रिलेटिव्स। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अरे अभी तो ये है, क्या ही पढ़ने की जरूरत है, क्या ही करने की जरूरत है, और फिर आप उसमें सफर करेंगे, क्योंकि अभी तो वो आपके साथ मजे लेंगे, आपके साथ मिठाइयां खाएंगे, वो भी आप ही की। ठीक है, बट एट दी एंड जब आपका रिजल्ट आएगा तो कहेंगे मैंने तो जानती थी, पढ़ता ही नहीं था, दिवाली पूरी इंजॉय कर रहा था, होली पूरी इंजॉय कर रहा था। तो ये वाले स्टेटमेंट्स रहते हैं। बेस्ट इज आप अपना फेस्टिवल अपने हिसाब से एंजॉय करिए, अपने हिसाब से अपना बेस्ट दीजिए। आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।